नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक लोकतांत्रिक शो दंगल। आज आपको मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता ले चलते, जहां की सियासी हवा अब गर्म होने लगी, जहां 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो बंगाल के ऑक्सफोर्स के नाम से मशहूर रहा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है। उसी नदिया के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से संबोधित किया। आज नदिया के आसमान में कोहरा था, लेकिन जमीन पर सियासत की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही। कोहरे की वजह से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, तो उन्होंने कोलकाता से वहां के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। ममता राज में जंगल राज का जिक्र करते हुए कट कमीशन की भी कलाई खोल दी। प्रधानमंत्री मोदी का यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि बीजेपी का दावा है कि जो पीएम ने कहा वो बरसों से फाइलों में दबा हुआ है। अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए पिच तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि जैसे बिहार के भीतर शानदार जीत मिली, वैसे ही बंगाल में भी मिल सकेगी। और इसी मूल मंत्र को लेकर पीएम मोदी ने एसआईआर से लेकर घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर उठाया। हालांकि त्रिपुरा से बंगाल की तुलना पर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई, लेकिन सवाल तो कई है जिनका जवाब ममता की पार्टी और उनकी सरकार को देना है, और हमें नहीं तो जनता को तो देना ही होगा। और आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। नादिया में मौसम बेशक खराब था, कुहासा घना था। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका, लेकिन कोलकाता से ही प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनावी मौसम का तापमान बता दिया। कोलकाता एयरपोर्ट से नादिया जिले के राणा घाट में आयोजित कार्यक्रम को फोन से वर्चुअली संबोधित किया। बिहार ने जंगल राज को एक सूर से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बिहार में जंगल राज का कार्ड एनडीए के लिए रामबाण साबित हुआ। पीएम बिहार चुनाव में जंगल राज के जरिए आरजेडी को घेरते रहे, लेकिन आरजेडी इसकी काट आखिर तक नहीं निकाल सकी। इसी मुद्दे को पीएम ने पश्चिम बंगाल में भी उछाल दिया। वर्चुअल मंच से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की, और न ही योजनाओं की। लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। पीएम मोदी की रैली में इस पोस्टर ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच पीएम मोदी ने विकास की नई किश्त बंगाल के लोगों को समर्पित की। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री ने करीब 3200 करोड़ रुपए की 2 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नादिया की रैली में पीएम मोदी को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी का दावा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग रैली स्थल के अंदर और बाहर मौजूद थे। वो जो ऑडियो में जो भाषण आया है, संक्षिप्त भाषण, उसमें जनता की काफी
उम्मीद बढ़ गया है और उन्होंने नोदिया का जनता को जो आज 2-2.5 लाख से अंदर में जा था, बाहर में उसका 2 गुना था। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता राज के विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। बीजेपी राज में त्रिपुरा के विकास की गाथा सुनते ही टीएमसी भड़क गई। चल रहा है, सब लोग का मालूम है। तो बंगाल में क्या हुआ था, सीपीएम के विजन के बाद जब ममता दीदी का सरकार आए तो बहुत बेटरमेंट डेवलपमेंट यहां पर है, लेकिन त्रिपुरा में क्या हुआ, कौन ज्यादा खराब है, ये लेफ्ट फ्रंट सीपीएम वालों खराब था, ये भाजपा का सरकार खराब था, इतना खराब कि बीच में चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा। बंगाल में वोटर्स लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद मोदी का ये पहला और पिछले 5 महीनों में तीसरा दौरा है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है, जिसका जिक्र पीएम कई बार कर चुके हैं। यानी धुंध छटेगी, रास्ता दिखेगा, लेकिन कौन जीतेगा ये बंगाल की जनता ही तय करेगी। नादिया से मोहम्मद अली के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब जो टेक्स्ट बुक केस बिहार में देखा गया था, जंगल राज का नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, करीब करीब वही नारा अब बंगाल के भीतर भी देने की कोशिश हो रही है। क्या महाजंगल राज का यह नारा पश्चिम बंगाल में चल पाएगा? चर्चा होनी है इस पर। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शुभांशु राय कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तौसीफिर रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। विनय कुमार सिंह ये डायरेक्टर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। और मौमिता चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बंगाल में एसआईआर का विरोध घुसपैठियों को बचाने की साजिश है जो बीजेपी आरोप लगा रही है? क्या सचमुच में यह आरोप बंगाल में चल पाएगा? यह मेरा पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल, क्या बिहार की जीत का फायदा बीजेपी को बंगाल में मिल पाएगा? क्योंकि करीब करीब टेक्स्ट बुक केस की तरह अब बंगाल के भीतर भी उन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ करने की कोशिश की थी। और तीसरा सवाल, ममता पर कट कमीशन के आरोप की हकीकत है या चुनावी बयानबाजी की तरह इसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि यह आरोप लगने के बावजूद 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल के भीतर लोकसभा में घटा, जबकि तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बेहतर रहा। यह भी बात देखी जानी चाहिए। तो यह बयानबाजी है या हकीकत है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सैयद जफर इस्लाम, एक बार फिर महाजंगल राज का नारा बंगाल के भीतर, और यह पहली बार नारा आपने नहीं दिया है। 2021-22 में भी आपने वही नारा दिया था, 2019 में भी आपने वही नारा दिया था, 2024 में भी आपने वही नारा दिया था। क्या एक बार फिर यही नारा बंगाल के भीतर चल पाएगा? देखिए साहिल जी, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता की आवाज है कि टीएमसी जानी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए। वोट शेयर में भी ज्यादा फर्क नहीं है। हम उस दिशा में चल रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से, जनता की उम्मीदों पे खरे उतर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार परिवर्तन वहां होगा, परिवर्तन होना ही है वहां, और जनता के विश्वास के साथ परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए कि वहां टीएमसी का हाल देखिए, कट कमीशन तो है, साथ साथ देखिए अपराधी लोग या तो सत्ता में है या अपराधी लोग सत्ता के संरक्षण में है। तो या तो उनको संरक्षण दिया जाता है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लाल जब उनकी राज थी तो यहां बहुत करप्शन था, बहुत गुंडागर्दी थी, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा टीएमसी की सरकार जब से बनी है 20 सालों में हुआ है। तो वहां की जनता तराई तराई कर रही, जनता परेशान है। जनता समझती है कि ये टीएमसी जो है वो जनता विरोधी है और सिर्फ
सत्ता में ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया जो जनता के खिलाफ अपराधी लोग हैं, वो अपराध करते हैं लेकिन सत्ता का मलाई भी खा रहे हैं, या फिर सत्ता में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो सत्ता जिनको जो संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो टीएमसी के गुंडे हैं और वो जमीन पे जो है लोगों को कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के काम करते हैं। इसलिए जब भी इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसलिए कि जनता चाहती है कि उनको विकास चाहिए। इस प्रदेश में विनाश हो रहा है, विकास चाहिए, और यहाँ पर जो एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल चाहिए जो हमने देखा है कि बिहार में गवर्नेंस मॉडल का फर्क जो है, लालू यादव की जब जंगल राज को हटाया तो उसके बाद से कभी लाना नहीं चाहा, लेकिन जंगल राज का नमूना पेश कर दिया लालू यादव ने, और जनता बिल्कुल नहीं चाहती वैसा नमूना दोबारा प्रदेश की जनता को फेस करना पड़े। अब टीएमसी के वक्त खत्म हो गए, गिनती के दिन बचे हैं, 2-3 महीने में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद उनकी छुट्टी होगी, इसलिए कि जनता चाहती है कि एक सुशासन, विकास प्लस सुशासन प्लस वहां पर जो एक जनता में तुष्टिकरण का पॉलिसी, जो समाज को बांट के काम करने वाला जो उनकी पॉलिसी है उसको खत्म करना, और जो बाहर से घुसपैठिया आ रहे हैं, आप देखिए कैसे घुसपैठिया आ रहे हैं, पूरे जो बॉर्डर मिले हुए जो है, चाहे नॉर्थ ईस्ट से, चाहे ये बंगाल से या असम से, कहीं भी कितने वोटर्स सारे बॉर्डर कोई अंदाजा आप लगा सकते हैं? वेस्ट बंगाल के तमिलनाडु में करीब 1 करोड़ वोटर्स कटे हैं 550 किलो एसआईआर के बाद। सुनिए ना साहिब भाई, 5.5, मैं तो इतना कह रहा हूं, 5.5 किलोमीटर का वो जो है बॉर्डर बंगाल का ही सिर्फ नहीं वहां सील हुआ है। ममता बनर्जी, इसलिए कि घुसपैठिए आते हैं, ममता बनर्जी के वोटर्स हैं, वो वोट देने के लिए आते हैं, तो राज्य सरकार बॉर्डर सील करते हैं, उन्हीं का ध्यान रखती है। जफर इस्लाम जी, और घुसपैठियों को राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के बॉर्डर तो सील किए जाए। हमने कहा ना कि सिवाय राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बॉर्डर सील करना, लेकिन बंगाल उसमें पीछे नहीं। मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, नहीं देखिए आप यहाँ पर बता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नहीं सेंट्रल देश की बॉर्डर को सील करना यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए, स्टेट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं, यही तो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं। जिस जगह चाहते हैं घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठियों के मुद्दे पर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से तौसीफुर रहमान बार बार उठाया जा रहा है, वो महाजंगल राज का मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश यहां पर हो रही है, और उसके लिए सपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक हम डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। और उसके लिए क्यों उन्हें इस पूरी चीजों को सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आज की स्थिति में बंगाल में देखी जा रही है, जैसे जीडीपी में सिर्फ 5.6% बंगाल का हिस्सा यहां पर रह चुका है, एक के बाद एक इंडस्ट्रीज वहां से निकल रही है। जो डेटा यहां पर नजर आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में, खास करके अगर हम देखें तो 2025 तक, मतलब सितंबर 2025 तक करीब 6,895 ऐसे कंपनीज है जो बंगाल से बाहर निकल जा चुकी है। ये सारे मुद्दे अगर देखें, उसके बाद एसएससी स्कैम हो या बाकी सारे स्कैम्स हो, ये बार बार बीजेपी वहां पर उठाती रही है, पॉन्जी स्कैम एसनसोल का हो, ये सारे मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को कॉर्नर करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, आपने बोलने का वक्त दिया। देखिए, पहले तो एसएससी के बारे में आपको क्लियर कर दूं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और सबकी दुआ थी कि जितने लोगों की भी जो जॉब गई हुई थी, जो सीपीएम और बीजेपी ने मिलकर उनके ऊपर जो केस किया था, उनको सारे जॉब्स वापस मिल चुके हैं। 33,000 जो लोग थे, उनको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उन सबको जॉब वापस मिल चुका है माननीय हाईकोर्ट के आदेश से। अब देखिए साहिल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट शो है आपका, और आपका जो सवाल होता है वो काफी एक न्यूट्रल बेस में होता है और वाजिब सवाल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक वक्त था कि जब प्रधानमंत्री बंगाल आया करते थे, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे ये गवर्नमेंट के हो या चाहे पहले वाले गवर्नमेंट को, एक उत्साह होता था। 2014 से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद एक उत्साह होता था कि भाई बंगाल में प्रधानमंत्री आ रहा है तो शायद कोई सटीक बात कह के जाएगा जिसमें एक सेंस बनता है, कि हाँ, आज प्रधानमंत्री की बात, एक मूल्य बात आई है कि हम सुनेंगे। और आपको अच्छे से पता होगा कि बंगाल में रहने वाले लोग काफी कॉन्शियस हैं, मतलब आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते कुछ भी बोलकर,
कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि रोटी कपड़ा जो मकान देंगे उसका पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके इंडेक्स के हिसाब से, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लेवल होगा, जो पावर जो होगा, वो किस हिसाब से देंगे। मतलब बेवकूफ नहीं है जनता। आज ये आके कह रहे हैं गुंडा राज, ये वही नरेंद्र मोदी जो बिहार का इलेक्शन जब 5 साल पहले भी हुआ था, इसी तेवर से आए थे, मुंह के खा के चले गए। और तो और उसके बाद तो एमपी इलेक्शन भी हुआ 2021 में, तो बंगाल जीत ही गया, तृणमूल कांग्रेस जीत गया, 60-70 सीट में समेट गए थे, क्योंकि उस वक्त नारा था अब की बार 300 पार। हालांकि 294 सीट है, मगर उस वक्त बीजेपी का नारा था कि अब की बार 300 पार। वो और 6 कहीं से लेकर आने वाले थे, पर उनको मिला नहीं। एनीवेज वो 60-70 में उठ गए। बात कर रहे हैं जंगल राज, कट कमीशन, सब कुछ की। पर मेरा एक कंसर्न है कि जल जीवन मिशन का पैसा, आज नरेंद्र मोदी हमारे बहुत करीब में थे, हमारे प्रिय हैं वो, सिर्फ वो बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे बहुत करीब थे। ये बोलकर एक बार चले जाते हैं कि देखो आपने मुझे वोट नहीं दिया, हमने आपका जल जीवन मिशन, आवास योजना, मनरेगा और बंगाल के जितने भी सेंट्रल फंड्स थे, हाँ बंगालियों ये सच है कि मैंने ये रोक दिया है। और अगर ये झूठ है साहिल भाई, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट तो आपके पास मिल जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट तो आपका मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, नॉट एज अ स्पीकर, नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ बंगाल का जनता, कि आपका जूता मेरा सर। आप मुझे लाकर दिखा दीजिएगा कि आपने बंगाल के लिए क्या किया। सर साहिल भाई, 30 सेकंड देखिए, नहीं एक सेकंड, नहीं, आपने किसी स्पेसिफिक चीज का जिक्र किया है, तो मुझे कुछ नंबर्स आपके सामने रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सैयद जफर इस्लाम से इसका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ नंबर्स मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे। पहला नंबर, मनरेगा का आपने जिक्र किया। देखिए हमारे पास एक कंपैरिजन आया हुआ है, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे भेजा हुआ है, उसमें यूपीए के समय पे केंद्र सरकार की तरफ से 14,985 करोड़ रुपए दिए गए थे यूपीए सरकार के समय पे बंगाल को। एनडीए के सरकार के समय पे वही रकम हो जाती है 54,150 करोड़ रुपए। और ये पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब है, यानी जो पार्लियामेंट्री पेपर से उसी के आधार पर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 5,431 करोड़ यूपीए के समय पे, और आज एनडीए के समय पे 11,051 करोड़ रुपए। और एक योजना का मैं जिक्र करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना 4,466 करोड़ रुपया यूपीए समय पर, और एनडीए के समय पे 30,000 करोड़ रुपया। तो तौसीफुर भाई, ये भी तो आपको बातें बतानी चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब आप देते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार का दावा है कि अब तक कुल करीब 2 लाख करोड़ रुपए एनडीए सरकार के समय पे बंगाल को मिल चुके हैं, जबकि यूपीए के समय पे 58,000 करोड़ तक रुपए बंगाल के लिए दिए गए थे। तो ये भी तो फर्क कहीं ना कहीं बीजेपी कहेगी ना लोगों को आके कि देखिए हमने ज्यादा दिया हुआ है, इसका भी तो काउंटर आपको कहीं ना कहीं देना होगा। तो उसे बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 2014 से लेकर 2025 आज 20 दिसंबर है, यूपीए गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, हम भाजपा के अंडर में है। पूरा जो हिंदुस्तान चल रहा है वो नरेंद्र मोदी मेरे माननीय प्रधानमंत्री। आप आंकड़ा दे रहे हैं मुझे, अच्छी बात है, ये तो आपको मिला, आपने मुझे बता दिया। भैया हमें दिया कितना गया है, आपने हमें दिया कितना, आप हमें ये बता दीजिए। आपने जैसे कि शौचालय बनाने के लिए आपने 35,000 करोड़ का दावा दिया था कि हमने 35,000 करोड़ हिंदुस्तान में हम ये फंड्स एलोकेट करेंगे। सर कितना अब तक खर्चा हुआ है? 19,000 से 21,000 करोड़। खर्च तो नहीं हो पाया ना, दिया नहीं है आपने, आपने सिर्फ बता दिया कि ये हम देंगे, ये मेरा एलोकेशन है। सर आपने स्मार्ट सिटी की बात नहीं की, स्मार्ट सिटी इतना इतना स्मार्ट सिटी बनेगा, इतने इतने खर्चे होंगे, इतना इतना लिमिटेशन होगा, आपने दिया नहीं है। सर मैं तो वही कह रहा हूं, स्मार्ट सिटी तो सरकार भी भूल चुकी है, उसका जिक्र करने का फायदा ही नहीं है। मेरे ख्याल से जफर इस्लाम जी को भी याद नहीं होगा स्मार्ट सिटी नाम का कोई प्रोजेक्ट था। नहीं सर कोई बात नहीं, आज मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं साहिल भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, साहिल भाई मुझसे कह रहे हैं कि तौसीफ इस बार ईद में तुम्हें ईदी 500 रुपया दी जाएगी। मैंने कहा साहिल भाई आपका चरण प्रश्न, मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा, आप मुझे ईदी देंगे। आप कहकर तो चले गए, अरे मेरी ईदी है कहां साहिल भाई, कब देंगे? ईद चला गया, रमजान चला गया, दिवाली चला गया, दुर्गा पूजा चला गया। जफर इस्लाम जी, आवंटित आंकड़े दिखते हैं लेकिन असलियत में पैसे नहीं जाते, आरोप कहां है? ऑडिट रिपोर्ट कहां है? पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कहां है? कब देंगे? देखिए ऐसा है साहिल भाई, जब से एनडीए की सरकार आई है, हर स्टेट के लिए
बजटरी एलोकेशन बढ़ा है। हर स्टेट में सपोर्ट जो है एनडीए सरकार ने बढ़ाया है। हमने विकास के लिए बजटरी एलोकेशन किया, विकास को, स्टेट को सपोर्ट किया है, उसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां आप जरा देखिए, मनरेगा की बात करें, उनके 19 डिस्ट्रिक्ट का जब इन्वेस्टिगेशन कराया गया तो पता चला इतना हाई लेवल पे करप्शन है कि मुखिया खा लेता है पैसा, आपको वहां का सरपंच खा लेता है पैसा, वहां के इनके टीएमसी के कार्यकर्ता खा लेते हैं पैसा, जो गरीब जो लोगों के लिए पैसा है, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है मजदूरी का पैसा है, ये सारे टीएमसी के गुर्गे जो है खा लेते हैं पैसा। तो ऐसे में नहीं, अरे हमने दिया तो आपने खा लिया, तभी तो कह रहे हमने दिया तभी तो खा रहे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको ये काम नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना चाहते, नहीं काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ करप्शन करना चाहते। इसीलिए हम लोगों ने अरे भाई सुन तो लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, बात तो सुन लीजिए कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप करप्शन चाहते हैं। आप जरा देखिए ना, आप जरा देखिए कैसा आप दीदी चलती है मामूली हवाई चप्पल पहन के, दुनिया के आंखों में धूल झोंकती है। जरा देखिए उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी का घर देखिए, महल देखिए तो पता चल जाएगा कि कोयला का पूरा खदान इन लोगों ने खा लिया है। पूरा हर जगह करप्शन, हर जगह कहीं जाओ, किसी गांव में जाओ, कोई काम करो, कट बनी जरूरी है। तो आपने प्रदेश को जो है लुटेरा प्रदेश बना दिया है। आपकी सरकार जो है लूटने के लिए बनी हुई है। आप जनता के बारे में चिंता करें, बीच मत बोलिए, जनता के बारे में चिंता नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके जो गुंडे हैं वो कमाए, आपकी सरकार वो कमाए, आपके मंत्री वो कमाए, सब लोग करप्शन करो, जनता कहां जाएगी, जनता किसके पास जाएगी? इसीलिए जनता कह रही है क्या हमें, जनता कह रही है कि हमें इनसे निजात चाहिए, जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, जनता इस बार मुझे जरा परिवर्तन, मुझे जरा शुभ्रांश राय जी के पास भी जाना है, दूर जाना क्योंकि केंद्र में तो दोनों साथ में है, लेकिन बंगाल में उनकी क्या राय है वो भी जाननी है। लेकिन जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बंगाल में आकर आप जब पॉन्जी स्कीम पर सवाल उठाएंगे आसनसोल की, आप एसएससी स्कैम पर सवाल उठाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आप ही के पार्टी के एक नेता है समित मंडल, उनके घर पे जो पैसा मिला उसके बारे में बीजेपी जाकर क्या कहेगी? शुभेंदु अधिकारी जिन पर ईडी का केस चल रहा था, बीजेपी ने आप साथ में ले लिया उनको, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा हुआ है, उसके बारे में भी तो आपको जाके लोगों को बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी तो होंगी ना वहां पर। साहिल भाई ऐसे नहीं, बिल्कुल हम देखिए साहिल भाई बिल्कुल साफ सीना ठोक के बोल रहे हैं कि जो भी आज टीएमसी में हो, बीजेपी में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई आदमी अगर करप्शन है, क्या आपको मालूम है, तो उस पार्टी से निकाल वॉशिंग मशीन है आप लोग। तो आपने अगर पार्टी आपने करप्शन किया है, नहीं तो आपने आपके पार्टी में था तो करप्शन नहीं कर रहे थे, हमारी पार्टी में आ गए तो करप्शन है भाई। इन्वेस्टिगेशन अपना जो एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप निकाल दीजिए किसी को, हम नहीं लेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए तो करप्ट हो गए। भाई करप्ट तो आप निकाल सकते, आपने तो नहीं निकाला, आपके बड़े लीडर थे, मान सम्मान था, लेकिन चूंकि भाजपा में आ गए तो ये बहस ऐसी लंबी चलेगी और अगले 3-4 महीने ऐसी बहस करनी है। लेकिन मोबिता चक्रवर्ती, क्या आज की स्थिति में बंगाल के भीतर जंगल राज का मुद्दा जो बिहार में चल गया, क्या वो बंगाल में चल पाएगा? क्योंकि जंगल राज के साथ साथ वहां पर वो 10,000 रुपए जीविका दीदी के खाते में जा रहे थे, वो भी वहां पर नजर आ रहे थे, और वैसी स्कीम्स तो बंगाल में राज्य सरकार पहले से ही दे रही है। क्या ये चल पाएगा जंगल राज का? देखिए, जंगल राज वाली जो बात है, अभी बिहार का जैसा हाल हमने देखा है, बिहार का बोर्ड में एसआईआर के बाद जैसे वोट हुआ, पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि एसआईआर के बाद एक भी अपील नहीं आया था कि किसी का नाम वोट पर, मतलब किसी का नाम कट गया था। और बंगाल की अभी जो स्थिति है, जैसे चाणक्य जो भ्रष्टाचार के बारे में बात कहे थे, तो उसका 40 नीति ये टीएमसी वाले के साथ मिलता है। एंड अभी जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो छा गया है बंगाल, उससे दूर करने के लिए अभी एसआईआर हो रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं। उसके बाद
ये हमारा विश्वास है कि जो बंगाल का अभी वोट होगा, जो इलेक्शन होगा, वो सही तरीके से होना चाहिए। पर ममता बनर्जी का जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, बंगाल के लोग अभी उसकी परिवर्तन चाह रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कि 23 में जो पंचायत हमने देखा था 2023 का, और 24 का जो हम चुनाव देखा था लोकसभा, उसमें क्या था, सरकार पलटने की वोट, मतलब सरकार पलटने वाला वोट तो था नहीं, तो वो वोट ना ममता बनर्जी खुद सीरियसली नहीं लिया था। तो उसने क्या किया था, पंचायत के टाइम पे एक ही मीटिंग किया या 2 मीटिंग किया, उसके पैर में लग गया था, तो वो सीरियसली नहीं लिया। और लोकसभा का जो था वो भी सरकार पलटने वाला वोट नहीं था। तो अब क्या है ना, जनता को भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जनता के ऊपर भी बहुत सारी चीज ऐसा घट रहा है, बंगाल में चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एसएससी को लेकर पुलिस आके, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट वाली मामला है सबको पता है, तो पुलिस आके पेट में लात मार के गया था टीचर्स को। ये बंगाल डिजर्व नहीं करता है। दिस इज बिकॉज बंगाल जो है ये रविंद्रनाथ का बंगाल है, सत्यजीत रे का बंगाल है, स्वामी जी का, मतलब स्वामी विवेकानंद का बंगाल है। और बंगाल से ही सबसे पहली भारतीय डॉक्टर, लेडी डॉक्टर आई थी कादम्बिनी गांगुली। तो बंगाल का जो भ्रष्टाचार है ये हम नहीं ले सकते। और जंगल राज वाली जो बात है, मैं आपको साहिल जी एक बात बताती हूँ, हर रोज हर 10 मिनट में एक रेप केस बंगाल में, मतलब बलात्कार होता है। हम लड़कियां वहां पे सुरक्षित नहीं होते हैं। हर रोज किसी माँ का रोता हुआ मतलब रोते हुए चेहरे हमारी नजर के सामने आता है। और बिहार के इलेक्शन से मैं अगर बात करूं तो वहां पे इस टाइम पे महिला सशक्तिकरण बहुत स्ट्रांग थे। और टीएमसी में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी महिलाओं से आक्रमण करवा रही है और महिला को ट्रम्प कार्ड जैसे यूज कर रही है। कभी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को रेप किया जा रहा है और महिलाओं को आगे खड़ा कर रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी लीडर्स का गाड़ी के सामने, दिलीप घोष जी का गाड़ी के सामने आक्रमण हुआ था। महिला ऐसा तलवार ले, मतलब ऐसा हथियार लेकर सामने आ गया था। इससे शुभेंदु अधिकारी की कार के सामने हुआ था, फिर श्रीकांत मजूमदार को भी हुआ था। ऐसा तो हो रहा है, मतलब महिलाओं के अत्याचार, मुंह बंद करने के लिए रेप किया जा रहा है और मुंह इनको ही ट्रम्प कार्ड जैसे ममता बनर्जी यूज करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार एकदम टॉप पे चला गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से इस पर जवाब ले लेते हैं। देखिए आपके सरकार को लेकर मौमिता जी क्या बोल रही है। नहीं जी, देखिए मौमिता जी एक पढ़ी लिखी एक एनालिस्ट है, वो बात कर रही है, वो उनका अपना एक पक्ष है, उनका एक ओपिनियन है, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर शायद उनको आइडिया नहीं है, आइडिया कम है उनको। शायद वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेप के केस के बारे नहीं जानती है, जिनका आंकड़ा जो है वो ऐसा है, उस आंकड़े को आप मिला भी नहीं सकते। वो सेंसेक्स बहुत ऊपर है। आप लोग हमेशा क्यों दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं भाई साहब? आप लोग हमेशा क्यों बंगाल को छोड़ के दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं? आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको जवाब बारे में बात कीजिए ना। नहीं, मेरी आइडियोलॉजी मेरी है, कोई तो एक अच्छा आइडियोलॉजी लेना चाहिए। क्यों मैं टीएमसी की भ्रष्टाचार वाली आइडियोलॉजी लेकर चलूंगी? आप बंगाल के लेकर बात कीजिए ना भाई साहब, ये आपसे विनती है। अब बंगाल की बात हो रही है, बंगाल को लेकर बात कीजिए ना। और राजस्थान और जो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की मामला है, वहां पे कुछ होता है नहीं हो रहा। एक सेकंड प्लीज, 10 सेकंड दीजिए मुझे। वहां से कुछ अगर होता है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत उसका मतलब स्टेप लेता है। बंगाल में आरजी कोर्ट के बाद ममता बनर्जी खुद जाकर रैली में उतर के बोलता है कि जो रेप जिनका हुआ है वो लड़की की फांसी मांग रही है। आप बोल रहे हैं अभी दूसरी स्टेट के बारे में आप बात कर रहे हैं और मुझे बोले कि मेरी आइडियोलॉजी पक्षपात तुष्ट है, ऐसा करके बोल रहे हैं। कि देखिए मैं वही बोल रही हूं, ये बात तो सही है, क्योंकि कई बार हम बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी टोकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के भीतर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे निकाले जाते हैं तब दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है वो गिनवाने शुरू करते हैं, तो मुझे टोकना पड़ता है उनको। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, बंगाल की बात हो रही है, बंगाल पर रहते हैं हम लोग। तो 30 सेकेंड्स पहले तो मैंने ममिता जी को आइडियोलॉजी के बारे नहीं कहा। आप पक्षपात, तो मैंने आपसे ये वर्ड यूज भी नहीं किया। ये आप कह रही हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। मगर आप बंगाल के बारे बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। आप कह रही हैं हर 10 मिनट में यहाँ रेप होता है। यू कैन गिव अस द स्टैटिस्टिक। आप स्टैटिस्टिक लेकर आइएगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप कंप्लीट कर लो, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, वो आंकड़े दे देंगे मौमिता जी, आप आंकड़े दे दीजिएगा। चलिए आप आंकड़े दे दें, उनको जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। देखिए ये कोई बनाना रिपब्लिक शो नहीं है। अगर ऐसे डिबेट कीजिएगा, इसलिए मैं आपका वेट करूंगा। आप खत्म कर लो, फिर आप बोलना, मैं दे दूंगा जवाब। नहीं बोलिए, तो आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद दोबारा चलूंगा मैं। जी साहिल भाई, तो आंकड़े पे बात हो रही है और ये जो हमारी बहनों की जो बात कर रही है, बार बार अगर आप आंकड़ों पे बात करिएगा तो मैं आपको आंकड़े दे दूं। 4 साल से लगातार कोलकाता अभी भी सेफेस्ट सिटी है। चलिए मैंने कंपेयर नहीं किया किसी के साथ, पर ये तो मानना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कलकत्ता अभी भी सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। एंड दिस कम्स विद द आंकड़ा, ये स्टैटिस्टिक के हिसाब से आता है। आरजीकर हम भूले नहीं, हम शर्मिंदा हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हुई, हम शर्मिंदा हैं। मगर मुर्दों में ना साहिल भाई अकड़ होती है, जिंदों में अकड़ नहीं होती है। हम जो करते हैं उस चीज को मानते हैं। आप देखिए ना,
अभी आप मेसी की बात करेंगे, मेसी के साथ जो भी हो, एक फुटबॉलर आया, एक ग्लोबल में इतनी प्रॉब्लम परेशानी आए, ममता बंदोपाध्याय एक वाहिद सीएम थी जिन्होंने माफी मांग लिया। हाथरस में स्टैम्पीड हुआ, माफी मांगा गया। दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ, माफी मांगा गया। 30 लोग, 100 लोग मर गए, माफी मांगा गया। सॉल्टलेक में एक फुटबॉल का एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ, वो भी प्राइवेट कंपनी के साथ, ममता बंदोपाध्याय ने माफी मांगा। हम में अकड़ नहीं है, हम सुनना चाहते हैं। ममिता मेरी बहन की तरह है, अगर ममिता जी मुझे फैक्ट्स बताएंगी, ममिता जी मुझे आंकड़े बताएंगी सर आंखों पे, दो चीजें बिल्कुल सुनाऊंगा उनकी बातें। ममिता और तौसीफुर, दो चीजें, क्योंकि रेप का जिक्र हुआ यहां पर, जंगल राज की बात कर रहे हैं, रेप का जिक्र हुआ यहां पर, आंकड़ों की बात हुई है, तो जरा आंकड़े स्पेसिफिक जाने चाहिए। एनसीआरबी का 2023 तक का डेटा यहां पर अवेलेबल है और उस डेटा के तहत 1110 केसेस रेप की रजिस्टर हुई है बंगाल के भीतर 2023 में, 1110 केसेस। लेकिन उसके साथ साथ, तो सिर्फ रुकिए जरा, पूरी बात सुन लीजिएगा, लेकिन बंगाल में कन्विक्शन रेट सबसे लोएस्ट यह भी देखा गया है। 2023 का एनसीआरबी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, गलत डेटा नहीं जाना चाहिए। अगर ममिता जी आपके पास अलग से डेटा है तो आप डेटा कोट कर सकती है, तौसीफुर को हम दोबारा सवाल पूछेंगे। लेकिन उसके साथ साथ विनय कुमार सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने बीच में हाथ उठाया था, आपकी बात रखिए विनय कुमार जी। साहिल भाई, एनसीआरबी का तो डेटा मत कोट कीजिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा वही आता है जिसमें एफआईआर होती है। बंगाल में एफआईआर नहीं होती रेप केसेस में। और दूसरी बात, इसलिए एनसीआरबी को कोट करना ठीक नहीं। दूसरी बात, बंगाल एकमात्र इस भारत का स्टेट है सर जहां की ये आपका ओपिनियन मान के चलूं मैं, क्योंकि अगर एनसीआरबी को कोट नहीं करना है तो बहुत सारे प्रदेश, यहां पर सैयद जफर इस्लाम कई बार एनसीआरबी का डेटा कोट कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी राज्यों के लिए, तो वो सारे डेटा हम लोग को नलीफाई करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी फिलहाल जो डेटा है उसके आधार पर मैंने रखा। लेकिन अगर आप ये भी कह रही है कि 10 महिलाओं के रेप हो रहे हैं, तो उसका डेटा कहां से आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं सामने रखना होगा, क्योंकि आप अगर डेटा कोट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक डेटा आपको रखना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो या बाकी हो, कुछ ना कुछ तो डेटा आपको सामने रखना पड़ेगा। विनय कुमार जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। नहीं, कुछ ना कुछ और कुछ का नहीं मत रखिए। बाकी सरकारों का जहां बोल रहे हैं वहां सरकार आने के बाद एफआईआर एक्सपेडाइट होता है, एफआईआर नहीं करने पर सस्पेंड और डिसमिस होते हैं पुलिस अधिकारी, ठीक है। इसलिए एनसीआरबी में वहां आपको हाइक मिल सकता है, कहीं कम मिल सकता है, ये तो अलग मुद्दा है, एनसीआरबी पे बाद में डिबेट करेंगे। दूसरी बात, बंगाल इस देश का एकमात्र प्रदेश है जहां की आप अगर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे तो आपका रेप हो जाएगा। इस भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, भले ही कोई प्रदेश डिस्टर्ब रहा हो, लेकिन वोटिंग नहीं करने के चलते सत्तारूढ़ पार्टी का आपका बलात्कार हो जाए, बंगाल एकमात्र प्रदेश है। दूसरा, एसआईआर की बात बताता हूं आपको साहिल भाई। हमारे बीजेपी के एक सांसद हैं, अभी पिछले चुनाव में वोट डालने गए तो उनके माता पिताजी का मालूम चला कि 4 घंटे पहले वो दोनों वोट डाल के चले गए हैं। माता पिता दोनों कोविड में नहीं रहे, शरीर त्याग दिया था उन्होंने मजाक में कहा कि 4 घंटे पहले मैं आ गया होता तो मेरे मृतक माता पिता से भेंट हो गई रहती। एक और आंकड़ा बताता हूं आपको, बंगाल में तो सैचुरेट हो गया इन्फिल्ट्रेशन, अब नया इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन थी। कांग्रेस ने शुरू किया, बाद में बैटन सीपीएम ने थामा, उसके बाद टीएमसी जो विरोध करती थी इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया, बाद में इनको लगने लगा कि हमारा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ में आ गए। अब तो जो बाकी प्रदेश हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं, वहां मैं झारखंड का एक आंकड़ा बताता हूं आपको, एक डेटा हम लोगों ने एनालिसिस किया है। पिछले विधानसभा चुनाव का जो टाइमिंग है 19 से 24 के बीच में, सिमडेगा एक मैं क्षेत्र बताता हूं, वहां ओवरऑल वोटर इंक्रीमेंट हम लोग ने एनालाइज किया है एआई के टूल्स के मदद से, टोटल वोटर इंक्रीमेंट 10% है। अब मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 78% है। अब तो बैक वाटर्स जो बंगाल के आ रहे हैं उससे बाकी प्रदेश परेशान हो रहे हैं, उससे दिल्ली परेशान हो रहा है जी, ठीक है। और मैं एक बात आखिरी बोलता हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य सरकारों का, लेकिन बंगाल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। बंगाल की जो वर्तमान सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। इस सरकार को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है और पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का अंत होना चाहिए। कंप्लीट करने दीजिए। विनय कुमार सिंह कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का पॉलिटिक्स आप करते हो, जिस मुद्दे को लेकर आप लेफ्ट सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में भाषण कर चुके हो, आज उसी मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। तौसीफुर जल्दी से जवाब, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे भी पूछेंगे इसको लेकर। जी साहिल भाई होप मुझे कोई टोकेगा नहीं।
साहिल भाई, मैं आपके शो में आप मुझे चोर कहिए, मैं किसी को चोर कह दूंगा, वो सब ठीक है, मगर अभी मेरे से पहले जो ये साहब बात कर रहे थे, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और मुझे लगता है कि मुझे ऐसे शो में रहना चाहिए। मेरे घर में खुद भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं, सुनिए मेरी बात, मेरे नहीं, मेरे आपने अपने कहा अपने घर शर्मिंदा की, मैं है अपने आप घर ना। की बात कह रहा हूँ। अरे जो बलात्कार हो आप उसके लिए बीच भी में शर्मिंदा बोलिएगा, रहो यार। मुझे शो आप पे नहीं बीच में रहना चाहिए, बोलिएगा, आपको नहीं रहना चाहिए, आपको सरकार में नहीं नहीं रहना आप चाहिए। बीच में ये बोलिएगा। विनय कुमार जी बात सुन लेते हैं, घटिया विचार अपने अरे क्रॉस पास टॉक जैसे मत आप करिएगा साहब प्लीज, आए और किसी को दूसरे किसी की साहब बात भी नहीं आए, समझ में यहाँ आएगी, पे बात उनको कीजिए। जवाब देने दीजिए। आप जब बात और कर रहे थे हमारी तब सारे लोग सुन रहे थे। बातचीत है, ऐसी मेरी बात सिर्फ मत रिक्वेस्ट कीजिए। ये है विनय कुमार जी, रिस्पेक्ट करना सीखिए एक दूसरे एक का। मिनट एक मिनट, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जब विनय कुमार जी आप बात कर रहे थे सभी लोग सुन रहे थे, आपको मैंने बीच में नहीं टोका, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हुए हैं, उनको उसका जवाब देने का अधिकार है, उनको जवाब देने दीजिए ना, आपको मौका मिलेगा दोबारा जल्दी से। तौसीफुर, तो इन्होंने कहा है साहिल भाई कि यहाँ की महिलाएं, बंगाल की पूरी महिलाएं जो टीएमसी को वोट देती हैं वो ठीक है, जो टीएमसी को वोट नहीं देती उनका रेप हो जाता है। दिस इज नॉट डन सर, ये डिबेट नहीं है, ये आंकड़े नहीं पूरी है और आधी मैंने नहीं बोला मौमिता है। मौमिता क्यों जी ने भी मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो? मौमिता जी ने भी आरोप लगाया, मौमिता नहीं, जी ने भी don't आरोप watch it. नहीं लगाया, नहीं वो नहीं, ठीक है। मैं 5 सेकंड में वो- कुछ बोल सकती हूँ साहिल जी, 5 सेकंड, नहीं, वो जस्ट 5 ठीक है। सेकंड्स, नहीं But- मौमिता but एक मिनट, this is उनको not बात done, खत्म sir. करने 5 दीजिए, सेकंड्स, आता हूं 5 आपके सेकंड पास। दीजिए No, प्लीज, sir. 5 सेकंड में No, खत्म sir. करती हूँ, 5 सेकंड। नहीं मौमिता आता हूं आपके पास, प्लीज 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 नहीं, उनको सर, बात खत्म ये- करने जी दीजिए। जी जी, ये बड़ा I am- सीरियस I am- एलिगेशन नहीं। लगाया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट जो नहीं करती है उन महिलाओं का रेप किया वो जाता है, यही उनका कहा ना रेप आपने होता विनय है। कुमार जी? नहीं सर, जवाब देने दीजिए No, उनको। तौसीफुर जी जी, जवाब दीजिए। मैं ऐसे चीजों पे जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे घर में ही मेरे कई बहनें ऐसी हैं जो हो सकता है वो वोट किसी को भी नहीं करती। क्या उनका रेप कर देंगे कोई आके? सर ऐसे डिबेट नहीं होना चाहिए। आप प्रवक्ता को बुलाइए, पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाइए, ऐसे बुलाइए जो बिल्कुल आंकड़ों में बात करे, स्टैटिस्टिक में बात करे। आई एम रियली सॉरी सर, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। 7.5 करोड़ की आबादी में आप कहना चाह रहे हैं कि जहां पर इतना बड़ा आंकड़ा जो हमारी औरतों का है, जो टीएमसी को वोट नहीं देती है, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है, उनके साथ रेप हो रहा है राह चलते। व्हाट नॉनसेंस इज दिस सर, दिस इज नॉट डन। ये क्या तरीका है बात करने का? विनय कुमार, यार जबरदस्ती मुंह में शब्द मत नहीं, ये विनय क्या कुमार। तरीका है बात करने का? देयर आर केसेस जहां की नो नो वोट नो, नहीं देयर करने आर के माय कारण फुट रेप माय हुआ है। केसेस। व्हाट नहीं, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय दिस? रेप इज क्या योर बोलना फॉल्ट। चाह रहे हैं आप? रेपिंग जो मेरी बीजेपी की दिस बहनों इज के योर साथ रेप लेवल ऑफ होता है, सेंसिटिविटी। और आप बोल रहे क्या हैं कि मैं बात करते हैं आप? नो, शर्मिंदा होना आई विल चाहिए। नॉट डू दिस शो। आप दूसरे को नो, बोल रहे हैं शर्मिंदा होना चाहिए। नो, आप बोल रहे हैं माय फुट, मैं नहीं करूंगा ऐसे शो। आई एम सॉरी साहिल भाई, मुझे नेक्स्ट टाइम बुला लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि Sorry. माय फुट नहीं No. एक मिनट मैं हर जवाब देने को तैयार हूँ साहिल भाई। ये भाषा है नो नो भाई। जरा एक सर, मिनट। मैं हर सवाल देने को तैयार हूँ। नहीं एक नो मिनट, सर, नो सर, नो सर। नहीं No, ठीक sir. है, सबको Apology. सबको आप जवाब क्यों देने का मुझसे मौका sorry? मिलेगा, सबको जवाब आप देने का क्यों मौका मुझसे मिलेगा। sorry, विनय कुमार जी, सर, आप विनय क्यों कुमार जी, मुझसे sorry? विनय नहीं, कुमार सर। जी, विनय कुमार नहीं जी, सर, सॉरी बोलने बोलिए उनको। मेरा sorry बोलने सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आंकड़े कोट कर रहे हैं उसका कोई आधार आप बताइए तो ज्यादा फायदा होता है। हवा में सर, आरोप करने से tell him कुछ to नहीं say होगा। sorry. अगर कोई स्पेसिफिक आपके No, पास नंबर no, आंकड़े हैं तो मैं आप इसको debate बताया नहीं करिए। तौसीफुर जी एक मिनट, शुभ्रांश राय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके साथी है केंद्र में, लेकिन बंगाल के भीतर क्या कांग्रेस पार्टी को भी लगता है जो प्रधानमंत्री आकर कह के गए हैं बंगाल के भीतर? साहिल जी, मैं आपकी डिबेट में 2 लोगों को कोट करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोट करता हूं, और दूसरा मैं कोट करूंगा आपके डिबेट के स्टेटमेंट को। इन्होंने कहा कि मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है और दीदी ने लेफ्ट के गुंडों को अपने साथ शामिल कर लिया। वो लेफ्ट के गुंडे थे मंडल से लेकर अधिकारी तक, जो आज भारतीय जनता पार्टी की शान को बढ़ा रहे हैं। और रही बात आपने जो किया है कट कमीशन, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार सिंगल इंजन में कुछ नहीं कर पाती, शायद वो डबल इंजन में भी कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है और नरेंद्र मोदी जी जो जंगल राज और महाजंगल राज को डिफाइन करते हैं कट कमीशन में, दिल्ली में AQI जो है वो जंगल राज है। आप मर जाइए, आपके फेफड़े बर्बाद हो जाए, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट में सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपना नाम बदलकर पंडित नेहरू रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि बेरोजगारी ही जंगल राज है, जिस पे नरेंद्र मोदी जी चर्चा नहीं करेंगे। वो घुसपैठिए जो कल तक झारखंड की शोभा बढ़ाते थे, फिर बिहार की शोभा बढ़ाने आ गए, अब वो सारे घुसपैठिए बंगाल की शोभा बढ़ाएंगे तब तक जब तक हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी से मुर्शिदाबाद से सांसदी लड़े थे, घुसपैठियों का मेन एंट्रेंस गेट है, तब तक घुसपैठिए नहीं थे। अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, क्योंकि गंगा जो है वो पश्चिम से पूरब बहती है। अब इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ डेटा फैक्ट्स पे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि एसआईआर कराएंगे, जरूरी चीज है, होना चाहिए एसआईआर। जैसे अभी चर्चा जो है 20-25 मिनट से रेप, हत्या, बलात्कार के इर्द गिर्द रही, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ये बता पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिला कार्यकर्ता हैं उन सबका रेप, हत्या, बलात्कार हुआ है क्या? और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हत्या, बलात्कार या राजस्थान में होता है उसको दीनदयाल विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिंह जी जवाब दीजिए अभी आप। मैंने 1 मिनट रुकिए, सवाल पूरा नहीं हुआ है साहिल जी, 35 मिनट इंतजार किया हूं। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोलिए या गुजरात में होता है उसको दीनदयाल खेलकूद गोलवरकर योजना मान लिया जाए? एक सवाल। दूसरा, उससे भी बड़ा भारी सवाल है कि क्या गुंडाराज की क्या परिभाषा होती है? आप किसी महिला की अस्मिता को छेड़े, ये महागुंडाराज है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किसी महिला के चेहरे को, चलिए विनय कुमार सिंह जवाब दीजिए। क्या इस महागुंडा आप तो स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, मुखर्जी से लेकर जफर इस्लाम से लेकर नरेंद्र मोदी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड से लेकर कहीं चर्चा परिचर्चा कुछ होगी? कोई जवाब देगा आपको? किसने अधिकार दिया विनय कुमार सिंह जवाब दीजिए। छूने का, टच करने का? मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत साहिल भाई मैं जवाब दूं? किसी महिला का रेप, ये आपके पास आता हूँ जफर इस्लाम जी, ठीक है, विनय कुमार सिंह जवाब दीजिए। संवेदनशील विषय है, और बार बार ये कहना कि मैं सारी महिलाओं का कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। केसेस हुए हैं, संदेश खाली बड़ा उदाहरण है, आप सब लोगों ने उसको नेशनल लेवल पर लाने में बड़ी भूमिका अदा की। संदेश खाली के अलावा कई ऐसे मैटर्स हैं। एक 2021 का मैटर है कि पोस्ट पोल जब रेप केसेस जब सामने आए तो उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। एक 67 साल की महिला और एक 17-16 साल की बच्ची, एक ही परिवार की, दोनों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारा रेप हुआ है। मेरी स्पेसिफिक एग्जांपल आप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसके केसेस हैं, ये केसेस कोर्ट में गए हैं, कई में सीबीआई इंक्वायरीज हो रही है। संदेश खाली एक बड़ा मैटर है, इसलिए आप यू कैन नॉट रन अवे कि ऐसा हुआ नहीं है। और ये भारत में एकमात्र प्रदेश है जहां वोट नहीं करने के चलते ऐसा होता है। सैयद जफर इस्लाम के पास जाने से पहले जरा जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बंगाल के भीतर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? एक समय पे कांग्रेस पार्टी भी यह समस्या उठा रही थी, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। आपका जल्दी से जवाब, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे घुसपैठियों के मुद्दे पर खास करके, क्योंकि मुझे उनसे जानना है कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, क्योंकि वहां पर भी घुसपैठियों का मुद्दा काफी जबरदस्त चला था। इसके लिए सुब्रांश, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, उससे पहले मैं एक बार जफर इस्लाम जी को भी कोट कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी चर्चा में बड़ा सुंदर कहा कि अभिषेक बनर्जी का महल देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर देखने के बाद तो नजर आता है भाई साहब कि आप लोग बड़ा मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि आपके तो दफ्तर 12,000 करोड़ का चुनावी चंदा और आपके बने हुए पूरे देश में 500 से ज्यादा महल तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। अब रही बात आपका जो सवाल था, मुझे लगता है, और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गूगल पे और ऑन एयर मौजूद है, ममता दीदी कहती हैं कि टीएमसी जो है वो बीजेपी का नेचुरल एलाई है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, इसे कोई नहीं नकार सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, वहां भी तो लॉ, चाहे गुजरात है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर का वही बुरा हाल है। तो एक चौबे छब्बे चोर मौसेरे भाई, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, वोट का मुद्दा उठाया। मान्यवर, अगर वोट चोरी बंद हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाएगी। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिएगा। अभी साहिल जी 5 मिनट, घुसपैठियों का मुद्दा निकलता है।
वो कह रहे थे कि घुसपैठी अब बंगाल के भीतर ढूंढना शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार में तो कोई घुसपैठी मिले नहीं। अब तो सरकार भी आपकी दोबारा आ गई है। ऐसा साहिल भाई देखिए, ऐसा है, जो वोटर्स लिस्ट से नाम बाहर गए हैं, तो सिर्फ जिनका काम है इलेक्शन कमीशन का कि जो शुद्धिकरण करना है वोटर लिस्ट का, जो गलत नाम थे उसको सौंप देना है, जो मृतक है, जिनकी मृत्यु हो गई वो ठीक है। जफर इस्लाम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए मेरे ख्याल से अपना समय खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर बंगाल की डिबेट अब जोरदार शुरू हो चुकी है। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ शब्दों में पिच कर दिया है कि किस तरीके से बंगाल में उनकी कैंपेन रहेगी, और एक बार फिर महाजंगल राज पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने उसका आगाज भी कर दिया है। अगले कुछ महीनों में बंगाल पर कई चर्चा होती रहेंगी। फिलहाल आज तक पर लेंगे एक ब्रेक के बाद देखेंगे बाकी तमाम खबरें। आप देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।